हमें कुछ नहीं पता चला था जब तक हमारा बेटा आया नहीं था। हम समझ रहे हैं आ जाएगा, हम तो आस लगाए हुए थे 3-4 दिन तक आस लगाए रही आ जाएगा आ जाएगा। हम बिल्कुल टूट गए। मेरा बहुत बड़ा सहारा था, वो सब भाइयों का, अब्बा का, अम्मा का, सबका सहारा था। बीवी का तो ऐसा था बस। दिल्ली पुलिस ने मदद की है, हमारी हरियाणा पुलिस ने मदद नहीं की। हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारे बेटे को इंसाफ मिले। भाई की शादी को 5 साल हुए हैं और उनका 4 साल तक का बेटा है, एक छोटा ही बेटा है, उसे अभी कुछ पता नहीं है, वो भी चिड़चिड़ा हुआ है। मेरे याद कर रहे हो अपने पापा को, बार बार बोल रहा है कि मेरे पापा से मिलाओ, पापा को लाओ। तो हम कैसा समझाएं? पुलिस कह रही है मुजरिमों से कि आप कॉन्फिडेंस रख, कुछ नहीं होगा। पैसे की अगर बात होती तो पैसे लेके छोड़ देते, कुछ और वजह लगती है मुझे तो मारने की। तो जज साहब ने मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगाए और 5 दिन की रिमांड पुलिस को दे दी उन दोनों लोगों की। हिंदू मुस्लिम लगती है। अच्छा, वो कि मुसलमान जी मुसलमान था, बच्चे ने कलमा पढ़ा था, इस वजह से उसको मारा। बॉडी को सूखे पत्तों में लेकर गया और वहाँ पेट्रोल डाल के बॉडी में आग लगा दी। तो जोर जोर से कलमा पढ़ रहा था। शायद अरीब को इसीलिए मार दिया गया, मुझे लगता है, क्योंकि उसका नाम अरीब था। अंकित उसका नाम नहीं था, ये कोई और उसका नाम नहीं था। बुलडोजर कब पहुंचेगा राहुल प्रजापति, हर्ष तोमर और बाबू उर्फ अशोक कुमार के घर पर, उनकी कब कार्रवाई होगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी दिल्ली में। ये दरियागंज का इलाका है और पिछले दिनों कत्ल का एक दर्दनाक मामला सामने आया। 31 साल के मोहम्मद अरीब को 2 लोगों ने पैसे की लालच में बेदर्दी से कत्ल कर दिया और कत्ल करके अरीब की लाश को ऐसे घने जंगल में फेंक दिया जिसको तलाशना पुलिस के लिए भी पॉसिबल नहीं था। और 4 से 5 दिनों का टाइम लग गया मोहम्मद अरीब को तलाशने में। उसके बाद आज जाकर मोहम्मद अरीब की तजहीज़ व तकफ़ीन हुई है। मोहम्मद अरीब कबाड़ का काम करते थे, उनका अपना बिज़नेस था और वो पुरानी दिल्ली के इसी इलाका में रहने वाले थे। जो इलाका है जामा मस्जिद का इलाका है। चंद मीटर के फासले पर हिंदुस्तान की शाही तारीख़ी जामा मस्जिद है, इधर मार्केट का इलाका है और इसी गली के रहने वाले मोहम्मद अरीब थे। अपने काम से गए थे, फरीदाबाद गए थे, उनको किसी से कुछ लेना था, पैसा पे करना था और उसकी भनक मिल जाती है उनके 2 ऐसे जानने वालों को जिसको पता था कि अरीब के पास पैसा है, उसका पैसा छीनना है और वो दोनों अरीब को लेकर जाते हैं, पैसा छीन लेते हैं और फिर अरीब को बेदर्दी से मार दिया जाता है। यानी अरीब को शहीद कर दिया जाता है और उनकी लाश को जंगल में फेंक दिया जाता है। मोहम्मद अरीब 5 भाई थे, उनके वालिद हैं, उनकी वालदा है और सबका रो रो कर बुरा हाल है। और आज मैं ग्राउंड ज़ीरो पर आया हूँ, उनके घर आया हूँ, उनके घर वालों से जानने आया हूँ कि कैसे हुआ, क्यों अरीब को मारा गया और कब तक कत्ल का ये सिलसिला चलता रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार का कंट्रोल क्यों नहीं है। रोज़ाना न्यूज़ रूम में 2-4 मॉब लिंचिंग की, क्राइम की खबरें सामने आती है और ये भी एक ऐसा ही वाक़या जहां पैसे की लालच में मार दिया गया। और ये घर है अरीब का जहां अरीब रहते थे और ज़रा सा मैं जानता हूँ अरीब के घर वालों से बातचीत करूँगा कि क्या कुछ हुआ था उस दिन पूरा मामला और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। एक कत्ल का मामला हुआ उत्तम नगर में, आपसी लड़ाई थी तो वहाँ घर को जाकर बुलडोज़ कर दिया गया। लगातार एक्शन लिया जा रहा है लेकिन अरीब के कातिलों के ख़िलाफ़ अभी तक वो एक्शन नहीं लिया गया जो लिया जाना चाहिए था। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद अरीब की वालदा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फ़रमाए। बहुत बड़ा हादसा हुआ आपके साथ, एक जवान बेटा गुजर गया, उसको मारा गया है। आपको कैसे पता चला क्या हादसा हुआ अरीब के साथ, कब पता चला? हमें कुछ नहीं पता चला था जब तक हमारा बेटा आया नहीं था। हम समझ रहे हैं आ जाएगा, हम तो आस लगाए हुए थे 3-4 दिन तक आस लगाए रही आ जाएगा आ जाएगा। पुलिस में भी रिपोर्ट कराई तो पुलिस में भी एक हो रहा था कि 24 घंटे बाद रिपोर्ट वो होएगी। जब भी आस लगाए हुए थे हम, अब जब हमने सुना कि हमारा बेटा रहा ही नहीं तो हमारे हाथ पैर सब कट गए बस, और कुछ नहीं। हम बिल्कुल टूट गए। मेरा बहुत बड़ा सहारा था, वो सब भाइयों का, अब्बा का, अम्मा का, सबका सहारा था। बीवी का तो ऐसा था बस, क्या बताऊँ मैं, हर चीज़ बीवी की करता था, हर चीज़। फरीदाबाद से आता था, बच्चा बैठता भी नहीं था, उसकी तबीयत ख़राब होती थी फ़ौरन जाता था। अब वो किसके साथ जाएगी, किसके सहारे जाएगी। मेरी बच्ची ऐसे दारो कतार रो रही है, इसका बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है इसका। मेरा पोता भी ऐसा रो जा रही है, पोता कह रही है बब्बा तुम वहाँ क्यों सो रहा हो, सड़क पे घर में आन के क्यों नहीं सो रहा है।
कितने साल का है बच्चा वो? 4 साल का बच्चा है 4 साल उसका। का। एक ही बच्चा है। जी, एक ही बच्चा है उसका। तो आपकी क्या मांग है? आप क्या चाहते हैं? क्या बस मैं ही चाहती हूँ जैसे मेरे बच्चे के साथ घिनौना हरकत करी है ना, ऐसी उनको भी मिले सजा, ऐसे उनको गोलियां बरसाएं, इनको जलाएं, ऐसे ही करें, उनके घर में बुलडोजर चलाएं। जलाया भी गया था अरीब को? हाँ, जलाया भी गया। उसकी बॉडी यहाँ घर पर नहीं आई, किसी ने भी नहीं देखा उसको, बॉडी फौरन वहीं ले गए, अस्पताल से कब्रिस्तान लेकर गए। कब्रिस्तान ले गए सीधा। आपको भी नहीं देखने दिया गया? जी नहीं, क्या कहा प्रशासन ने आपसे? प्रशासन ने इनको ही मना कर दिया होगा, मेरे पास तो जैसे पता ही नहीं थी मुझे, बच्चों ने भी मना कर दिया, आप देखेंगे, आप देख नहीं पाएंगी, बस हम सीधे ले जाएंगे। मैंने कहा जैसी आपकी मर्जी वैसे ही ले जाओ। तो पुलिस वाले कोई आपके पास आए, मिले? या नहीं, कोई नहीं आया मेरे कोई पास। नहीं आया? नहीं। तो आपकी मांग है कि जिस तरह इनको मारा गया, जलाया गया, उसी तरह जो मुजरिम है राहुल प्रजापति और दूसरे लोग, वो सब हाँ, यही सजा उनको भी यही सज़ा मिले। और मुझे सारी चीज़ें चाहिए अपने बेटे की, सब चीज़ें चाहिए, पैसा भी चाहिए और गाड़ी भी चाहिए, उसका मोबाइल भी चाहिए, घड़ी, वॉलेट, सब चीज़ें चाहिए मुझे उसकी। तो आपको लगता है कि पुलिस वाले सब करेंगे, इंसाफ मिल पाएगा आपको? पुलिस वाले करेंगे तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। भरोसा है पुलिस भरोसा पर? है दिल्ली पुलिस पे। अब तक जो पुलिस ने साथ दिया इस मामले में, उससे कैसा लगता है? पुलिस ने कोऑपरेट किया था अभी तो तक? आगे भी साथ देगी मेरी दिल्ली की पुलिस। साथ देगी? जी, मुझे अपना केस यहाँ चाहिए, हरियाणा में नहीं चाहिए, दिल्ली थाना दिल्ली में चाहिए। में, दिल्ली थाने में चाहिए। तो आप अरीब की वालदा है, ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते, क्योंकि पहली बार ही आ रहा है ना मीडिया के सामने, हमें हमसे बोला ही नहीं जाता, कैसे बोल सकते हैं हम? बिल्कुल। जब एक बेटा शहीद हो जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है, तो एक माँ को सबसे ज़्यादा गम होता है और ज़्यादा सवाल ही नहीं किया जा सकता। आप अरीब के वालिद साहब हैं, काफ़ी ज़ईफ़ है, 5 बच्चे हैं और अरीब सबसे ज़्यादा उन सब में होशियार थे। आप आ चुके हैं, ज़रा सा इनसे बातचीत करते हैं। मैं इधर आ जाता हूँ। क्या नाम है आपका चचा? जी, मेरा नाम शकीलुर रहमान है। शकील। आप तो यहीं के रहने वाले शुरू से? जी, हम दिल्ली के हैं। दिल्ली के हैं। जी। तो आपको कब पता चला कि अरीब का कत्ल हो गया है? 7 तारीख को जब अरीब मिस हुआ, उसके बाद से ढूंढ रहे थे, हमें 10 तारीख को पता लगा। 10 तारीख को पता चला। पुलिस ने अब तक क्या जिम्मेदारी निभाई है? पुलिस ने मदद की आपकी अब तक उनको तलाशने में, इन सब करने? दिल्ली पुलिस ने मदद की है, हमारी हरियाणा पुलिस ने मदद नहीं की। हरियाणा पुलिस ने मदद नहीं? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं अब? हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारे बेटे को इंसाफ मिले और हमारे केस को दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाए। अभी केस हरियाणा में है? जी, अभी केस हरियाणा में है, क्योंकि हम हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं। जब हमारे बच्चे को उन्होंने नहीं बख्शा, हम तो बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे आने जाने में परेशानी, बीमार आदमी, तो हमारी क्या सिक्योरिटी होगी वहाँ पे? और हमारे पास कुछ है भी नहीं। तो जिन लोगों ने मारा है, कत्ल किया है, पहले से भी अरीब का उनसे लेना देना था, कुछ कारोबार का, हाँ जी। तो पहले कभी नहीं पता चला कि ये लोग जो है पैसे के लालची है, जान ले सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, इसके बारे में हमें पता नहीं चला। अगर इसके बारे में पता होता तो हम अपने बेटे को भेजते ही नहीं। उसने हमें कभी बताया नहीं इस किस्म की बात। तो सिर्फ पैसे के लिए मारा या और कोई वजह है ऐसा? मुझे तो और दूसरी वजह लगती है। क्या वजह लगती है आपको? पैसे की अगर बात होती तो पैसे लेके छोड़ देते। कुछ और वजह लगती है मुझे तो मारने की। क्या वजह लगती है मारने की? हिंदू मुस्लिम लगती है मुझे तो। अच्छा, वो कि मुसलमान था? जी, मुसलमान था, बच्चे ने कलमा पढ़ा था, इस वजह से उसको मारा। मतलब मारते वक्त कलमा इसने पढ़ा तो और जी मारना जी शुरू कर जी, और मारना शुरू कर दिया मैंने। तो आप आगे कैसे लड़ाई लड़ेंगे? कानूनी लड़ाई चूँकि बड़ी मुश्किल होगी। हम ये चाहते हैं दिल्ली में ट्रांसफ़र की जाए तो हम कुछ कर लेंगे। हमारे रिश्तेदार वगैरह मिलके हमारी सपोर्ट कर दें तो हम चले जाएंगे। केस लड़ेंगे आप? जी, केस लड़ेंगे। हम तो इनको फांसी की सज़ा चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, जब जुल्म हो, ज़्यादती हो, तो उस वक्त कानून का सहारा लेना ज़रूरी होता है और आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। आप शकीलुर रहमान साहब है, मोहम्मद अरीब के वालिद, जिनको बेदर्दी से मार दिया गया चंद पैसों की खातिर। और जो मामला है, समझे कि चलती हुई बाइक पर मोहम्मद अरीब के गर्दन पर चाकू रखी गई, चलती हुई स्कूटी पर,
मारा गया। उसके बाद उसने कलमा पढ़ने की कोशिश की और बेदर्दी से मारा, फिर जंगल में फेंका, आग लगा दिया बदन पर, और पुलिस भी 4 दिनों तक घूमती रही, चक्कर काटती रही। फिर लाश मिलती है, घर वाले लाश नहीं देख सके, हॉस्पिटल से सीधे कब्रिस्तान डेड बॉडी जाती है, वहाँ तजज़ियो तकफ़ीन होती है। ये वालिदैन है, ज़्यादा जब गम होता है तो बोला नहीं जाता। ये इनके दोस्त हैं जिन्होंने पूरे मामले को करीब से देखा। ज़रा सा मैं इनसे बातचीत करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। क्या नाम है आपका भाई? मेरा सुभान नाम है। सुभान भाई, आप अरीब के साथ रहे, आपकी दोस्ती थी, कैसे पूरा मामला हुआ शुरू से बताइए ज़रा सा। जैसे कि एक मामूल था अरीब का, जो रोज़ काम पर जाते थे, फरीदाबाद, गुड़गांव, अलग अलग जगह पर स्क्रैप का काम करते थे। और वो 6 तारीख को भी फरीदाबाद गए थे माल लेने के लिए और माल लेकर आए थे वहाँ से। ऐसी 7 तारीख को भी वो गए सैटरडे वाले दिन और अपने घर से 11:30 बजे निकले और ये कहकर गए कि मैं 4 बजे तक आ जाऊँगा, 3-4 बजे तक, क्योंकि वो रोज़ा घर पर ही खोलते थे हमेशा। और कहकर गए कि मैं 4 बजे तक आ जाऊँगा और 11:30 बजे यहाँ से निकले। 12:30 बजे उन्होंने अपने छोटे वाले भाई को मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि मेरे पेटीएम के बार कोड पर 6000 रुपये पेटीएम कर दो। तो उनने 6000 रुपये पेटीएम, जब कुछ 5 मिनट बाद मैसेज देगा तो फिर उसने मैसेज करके भी पूछा कि डाल दूं क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ। तो उन्होंने 6000 रुपये पेटीएम 12:30 पौने 1 के बीच में कर दिया। फिर पौने 1 बजे उनका फ़ोन हो गया बंद। पौने 1 बजे जब फ़ोन स्विच ऑफ हुआ तो उसके बाद घर वाले परेशान हो गए कि भाई पौने 1 के बाद से घर वालों ने जब फ़ोन करना ट्राई किया 2 बजे 3 बजे तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था कंटिन्यू। 7 मार्च को, 7 सैटरडे वाले दिन 7 तारीख को फिर फ़ोन कंटिन्यू स्विच ऑफ जा रहा था। उसके बाद फिर लोगों ने सोचा, घर वालों ने सोचा कि हो सकता है फ़ोन में बैटरी ख़त्म हो गई हो, फ़ोन कहीं गिर गया हो और क्या कहते हैं इस वजह से फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा हो। फिर घर वालों ने 5 बजे 6 बजे तक इंतज़ार किया और इफ्तार का टाइम हो गया कि अब आ जाए अब आ जाए। जब कोई ख़बर नहीं आई, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, किसी और के फ़ोन से उन्होंने फ़ोन करने का कोशिश नहीं की, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने चांदनी महल थाने में जाकर जो कंप्लेंट थी, जर्नल डायरी, वो करवाई। और उसके बाद पुलिस ने इसमें जो आगे की तहकीकात की, जो इन्वेस्टिगेशन की, अरीब की CDR निकाली फ़ोन की, उसमें फिर पता चला कि लास्ट में घर से निकलने से लेकर लास्ट वहाँ पहुँचने तक एक नंबर है जिसके लास्ट में 73 था, उससे 4 बार फ़ोन पर बात हुई है कंटिन्यू। फिर उसकी CDR, उसकी जब डिटेल निकलवाई गई तो पता चला कि ये नंबर तो किसी और का है, चला कोई और रहा है, ID किसी और की है। मतलब पूरा एक तरीके से स्कैम था उस नंबर के अंदर। जी, प्री प्लान स्कैम था ये पूरा कि भाई ID किसी और की, नंबर किसी और का, चला कोई और रहा है, इस तरीके से पूरी ये वो इसमें चेन थी। जब पुलिस ने और ज़्यादा इसमें छानबीन की, 2-3 और नंबरों की CDR निकलवाई तो पता चला कि वो जो नंबर है वो किसी हर्ष तोमर के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि करावल नगर दिल्ली का रहने वाला है। जब उसको करावल नगर दिल्ली का रहने वाला है, जब ये बात दिल्ली पुलिस को पता चली तो दिल्ली पुलिस ने अगले दिन हम दिल्ली पुलिस के साथ गए और जाकर वहाँ से हर्ष तोमर को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया, उठा लिया। उठाने के बाद जब दिल्ली पुलिस उसको चांदनी महल थाने लेकर आई और उससे पूछताछ की गई, तफ्तीश की गई, तो उसने बताया कि भाई आपका जो भाई है अरीब, अगर आपको उसके बारे में पता करना है, पूछना है कि वो कहाँ पर है, किस हाल में है और किसके साथ है, तो आप इसमें एक जो मेन एक्यूज़ है राहुल प्रजापति, आप उसको पकड़िए। वो आपको बताएगा कि ये सारा मामला क्या है और आपका भाई कहाँ है, क्योंकि राहुल प्रजापति से ही वो मिलने वाला था, उसी से ही मिला था, उसी से ही उसकी बातचीत चल रही थी। उसने बताया कि ये नंबर जो है, ये नंबर मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है, मगर ये नंबर राहुल प्रजापति चला रहा है। उन दोनों का आपस में कोई पैसे का लेन देन था, तो राहुल प्रजापति ने फरवरी के अंदर हर्ष तोमर का फ़ोन छीन लिया था सिम के साथ। वो फरवरी से ही सिम चला रहा था और फ़ोन चला रहा था हर्ष तोमर का, राहुल प्रजापति। तो जब राहुल प्रजापति का ठिकाना हर्ष तोमर से पूछा गया तो उसने बताया कि वो फरीदाबाद के अंदर कोई घोसी
गांव है या कोई घोसी जगह है, नगला घोसी, वो वहाँ पर रहता है किराए पर। जब पुलिस उसी दिन रात को हम पुलिस के साथ फरीदाबाद पहुँचे और वहाँ छापेमारी जब पुलिस ने करी तो पता चला कि वो 2 दिन पहले ही यहाँ से घर खाली कर अलीगढ़ भाग गया है। फिर मकान मालिक से पूछताछ की गई तो मकान मालिक ने बताया कि वो एक टेम्पू में सारा सामान रख के अलीगढ़ भागा है। फिर टेम्पू स्टैंड पर जाके उस टेम्पू वाले को पकड़ा गया, उसकी फैमिली को पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने एक राहुल प्रजापति का एक नंबर हमें मुहैया कराया। जो नंबर चालू था उस नंबर की सीडीआर निकलवाई, लोकेशन निकलवाई, उस नंबर को ट्रेस करवाया उसी दिन रात को। तो पता चला कि ये नंबर सासनी गेट अलीगढ़ के अंदर एक्टिव है और वहाँ की इसकी लाइव लोकेशन निकल कर आई। फिर उसी दिन रात को हम फरीदाबाद से सीधा सासनी गेट अलीगढ़ पहुँचे। सुबह तकरीबन हम 5-6 बजे वहाँ पहुँच गए थे और वहाँ से जाकर राहुल प्रजापति को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। हालांकि उसने भागने की कोशिश की मगर पुलिस ने उसको पकड़ लिया। जब पुलिस ने उसको पकड़ा और वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन लेके पहुँची और उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि हमने ऐसा ऐसा अरीब के साथ कर दिया है। और फरीदाबाद के अंदर जिस दिन अरीब आया था हमारे पास सैटरडे वाले दिन 1:45 बजे उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था। 1:45 से लेकर उसके 2-3 घंटे के अंदर अंदर वो ये सब अरीब के साथ हैवानियत जो उन्होंने करी वो अरीब के साथ वो कर चुके थे। फिर अलीगढ़ से राहुल प्रजापति को दिल्ली पुलिस लेकर आती है। फरीदाबाद में आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के पीछे जो रेलवे लाइन है, जंगल है, वहाँ लेके जाती है और उससे कहती है कि अब बता भाई तूने जो बॉडी है कहाँ है, वो बॉडी अरीब की बॉडी कहाँ है। जब वहाँ उसको उन जंगलों में लाया गया तो वो इतने घने जंगल थे कि राहुल प्रजापति खुद ही भूल गया कि उसने ये जो हैवानियत करी थी वो कहाँ करी थी। 4 से 5 घंटे उसको लग गए बॉडी ढूंढवाने में पुलिस के साथ। फिर 4 से 5 घंटे बाद जब अरीब की बॉडी बरामद हुई तो उन्होंने उसकी शनाख्त करवाई, उसको आइडेंटिफाई करवाया। फिर फरीदाबाद पुलिस को इस सब केस में इन्वॉल्व किया गया। फॉरेंसिक टीम फरीदाबाद की आई, SHO वहाँ पर पहुँचे जो आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के थे, ACP पहुँचे, सारी उनका पूरा महकमा पहुँचा, फॉरेंसिक टीम पहुँची और वहाँ पर अरीब की बॉडी पाई गई। फिर उसको वहाँ से लाया गया और मोर्चरी में। अरीब के साथ किस तरह की बर्बरियत और हैवानियत हुई थी, ज़रा से ये बताइए। ये अरीब का ये कत्ल ही नहीं है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल जिस तरीके से उन दरिंदों ने करा। उन्होंने पहले अरीब को स्कूटी पे बिठाकर लेकर गए कि अंदर वहाँ फला जगह फैक्ट्री है, वहाँ माल है, आप हमारे साथ चलो, वहाँ से माल आप उठा लेना। जब अरीब स्कूटी चला रहा था तो उन्होंने पीछे से उसके गले पे चाकू रख दिया और चाकू से उसका गला काटा। अच्छा, सीधे चाकू रख के गला काटा, कुछ ऐसी डिमांड नहीं की। ये राहुल प्रजापति ने खुद बताया है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, पुलिस के सामने जी ये खुद बताया राहुल प्रजापति ने कि उन्होंने उसका गला काट दिया। उसके बाद चाकू से उसके ऊपर हमला किया गया। जब वो तड़प रहा था, उसकी जान निकल रही थी, तो उसने कलमा पढ़ा, शहादत का कलमा पढ़ा। जब उसने कलमा पढ़ा तो उन्होंने वो कलमा सुनकर और ज़्यादा उसके साथ हैवानियत बरती। ये अरीब के साथ जो हैवानियत बरती गई वो इस वजह से बरती गई कि उसने जो कलमा पढ़ा मरते वक्त, उसको जो शहादत की मौत नसीब हुई, उनने जो कलमा पढ़ा, उसके बाद उन लोगों ने उसके सिर पे पत्थर से वार किया। मतलब जब अरीब को उसने चाकू से मारा, गला काट दिया, अरीब को लगा कि अब मेरी जान निकलने वाली है, कलमा पढ़ने की तौफीक मिली, कलमा पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसने और बेदर्दी से मारा, और सर पर पत्थर मारा। सर पे पत्थर मारा जी, उसने खुद एतराफ़ किया, उन्होंने सर पे पत्थर मारा। जब इससे भी उनकी हैवानियत को संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने बॉडी के हाथ और पैर बांधे और उनको थोड़ा सा जंगल में उसको घसीटा बॉडी को। जब इससे भी उनको संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने इंसानियत का नंगा नाच किया, बॉडी को सूखे पत्तों में लेकर गए और वहाँ पेट्रोल डाल के बॉडी में आग लगा दी। सूखे पत्तों में डाल करके पेट्रोल डालकर आग लगा, बॉडी में आग लगा दी। आप सोचिए इससे ज़्यादा हैवानियत कोई किसी के साथ क्या ही बरतेगा। राहुल ने सब अकेले किया था और भी लोग उसके साथ? राहुल था, राहुल के साथ बाबू जो था, बाबू सन ऑफ अशोक कुमार वो था। बट ये 2 ही लोग अभी तक सामने निकल कर आ रहे हैं, मगर हमें लगता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अकेले इतना नहीं, हमारा भी यही मानना है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। 2 ही लोग इसमें ये सब नहीं कर सकते, ये गैंग है। क्योंकि इस गैंग का जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं इसका प्रूफ भी आपको दूंगा मैं गैंग क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि जब दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले दिन हर्ष तोमर को पकड़ा था तो हर्ष तोमर ने चांदनी महल थाने में ये बात कही थी कि भाई ये मैं उनका कबूतर हूँ और ये हमारी गैंग है, मैं ट्रैप करता हूँ लोगों को और फरीदाबाद भेजता हूँ माल के उससे, बहाने से, बात करने के उससे, और जब वहाँ लोग पहुँच जाते हैं तो हमारे जो लोग हैं वो उनको इस तरीके से लूट लेते हैं, मार देते हैं। ये तो अरीब का केस हुआ, हमें पता चल गया, देश के सामने आ गया, बात खुल गई। इससे पहले पता नहीं उन्होंने कितनी ही जानें ले ली होंगी, कितने ही लोगों को मारा होगा। तो राहुल से ही डायरेक्ट बात थी अरीब की?
हाँ, राहुल से ही डायरेक्ट बात हुआ करती थी अरीब की। एक दिन पहले वो माल लेकर आया है अरीब, राहुल प्रजापति ने उसको माल दिया है एक दिन पहले और बोला है कि कल जब आप आओ तो पैसे लेकर आना और कैश लेकर आना। अरीब की ये आदत थी, वो कभी पैसे कैश नहीं लेके जाता था, वो हमेशा पैसे पेटीएम करवाता था। बट उन्होंने बोला कि आप अब कल आओगे तो पैसे कैश लेकर आना, और 2.5 से 3 लाख रुपए उससे मंगवाए कि आप कैश लेकर आना। वो कैश पैसे लेकर गया। तो 2.5 लाख रुपया कैश लेकर गए थे। जी, अरीब जो जब घर से निकला है तो पैसे लेकर गया था। पुलिस ने अब तक कितने लोगों को इस केस में गिरफ्तार पुलिस ने इसके अंदर पहले हर्ष तोमर को उठाया था, फिर राहुल प्रजापति को उठाया, फिर बाबू सन ऑफ अशोक कुमार को उठाया। बट इसके अंदर पुलिस ने हर्ष तोमर को रिलीज़ कर दिया है, छोड़ दिया है। पुलिस का कहना है कि हर्ष तोमर का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, उसका बस इतना ही रोल है कि जो सिम कार्ड राहुल प्रजापति यूज़ कर रहा था वो हर्ष तोमर की आईडी पर निकली हुई थी, बस इतना ही रोल है। बट हमारा ये कहना है कि इसमें इतना ही रोल नहीं है, हर्ष तोमर भी इसमें पूरा ही आरोपी है, गैंग का हिस्सा है। आगे की लीड हर्ष तोमर ने दी, राहुल के घर पे छापेमारी हर्ष तोमर ने करवाई, सारी बात हर्ष तोमर ने बताई, तो आप उसे कैसे छोड़ सकते हैं? गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की, हरियाणा पुलिस ने? ये सारी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की। इसके अंदर जब बॉडी अरीब की मिल गई उसके बाद हरियाणा पुलिस को इन्वॉल्व किया गया है, उससे पहले सारी इसमें कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है। बॉडी वहाँ से मिलने के बाद फिर कहाँ गई थी? उससे वहाँ से बॉडी मिलने के बाद जो सिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद है उसके अंदर मॉर्चरी में बॉडी चली गई थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि जब पोस्टमार्टम इसका बॉडी का होगा हम आपको हैंडओवर कर देंगे। तो पुलिस ने बोला कि आप नेक्स्ट डे आ जाइए और पोस्टमार्टम बॉडी का करवा देंगे और आप बॉडी ले जाइएगा। हम यहाँ से सुबह रोज़े की हालत के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर हम लोग यहाँ से सुबह चले गए थे, 10:30-11 बजे हम फरीदाबाद पहुंच गए थे। हमने वहाँ पुलिस को बोला कि साहब हम लोग आ गए हैं, आप बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम अभी पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, अभी तो जो 2 मुजरिम हैं इनको हम पहले सिटी फरीदाबाद की जो कोर्ट है वहाँ पर पेश करेंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। तो हमने बोला कि सर 5 बजे इसमें पोस्टमार्टम का टाइम ख़त्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आप 5 बजे कराएंगे तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं करेगा पोस्टमार्टम 5 बजे के बाद। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने इसमें 2 टीम गठित की हैं और एक टीम आपके साथ कोर्ट जाएगी और दूसरी टीम आपके साथ हॉस्पिटल जाएगी। हम लोग पुलिस के साथ कोर्ट गए, वहाँ पर जो ऑनरेबल जज थे पुलिस ने उनके सामने डिमांड की, 5 दिन की डिमांड की। तो जज साहब ने मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगाए और 5 दिन की डिमांड पुलिस को दे दी उन दोनों लोगों की। उसके बाद हमने बोला कि साहब आपने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल चलिए, तो हम हॉस्पिटल चलते हैं। उन्होंने बोला आप पहुँचिए, वहाँ दूसरी टीम पहुँच रही है, हम इन लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। हम लोग तकरीबन 1:30-2 बजे हॉस्पिटल पहुँच गए। अब हम वहाँ इंतज़ार करते रहिए कि भाई इसमें अब पुलिस कोई आ जाए। हमने वहाँ एसएचओ को फ़ोन किया, जो मनोज कुमार रेड्डी वहाँ एसएचओ हैं आदर्श नगर थाने के, और जो एसआई हैं इसके अंदर शिव कुमार, हमने उनको फ़ोन करके थक गए कि साहब अपने किसी आप कांस्टेबल को भेज दीजिए, आईओ को भेज दीजिए, वो बस आके यहाँ इतना कह दें कि आप इनका बॉडी का पोस्टमार्टम कर दीजिए। हमारे कहने से तो हॉस्पिटल करेगा नहीं, आप इतना कह देंगे तो पोस्टमार्टम हो जाएगा। 4:55 पे जो इस केस के आईओ हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और फिर बोलते हैं कि अब मैं आपका पोस्टमार्टम कराऊंगा बॉडी का। हमने उनको बोला आप कैसे कराएंगे, 5 मिनट हैं 5 बजने में, 5 मिनट के बाद पोस्टमार्टम होगा नहीं, आप कैसे पोस्टमार्टम करा देंगे? उन्होंने बोला कि नहीं मैं कराऊंगा। फिर वो पोस्टमार्टम उस दिन नहीं हुआ। किस दिन? जुमेरात की बात है ये? जी, नहीं हुआ, ये वेडनेसडे की बात है। वेडनेसडे को पोस्टमार्टम नहीं हुआ। पोस्टमार्टम वेडनेसडे को जब नहीं हुआ तो उन्होंने बोला कि अब आप कल आइएगा, कल इसमें पोस्टमार्टम होगा। आप ये देखिए कि प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी हालत कितने बुरे हैं। उन्होंने बोला कि ये फॉरेंसिक पोस्टमार्टम होगा, मगर जो फरीदाबाद का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है उसमें फॉरेंसिक डॉक्टर ही नहीं है जो पोस्टमार्टम वहाँ पर कर सकें। मॉर्चरी में जहाँ मॉर्चरी है उसके फ्रीजर ख़राब हैं, मॉर्चरी के जहाँ बॉडियाँ रखी जाती हैं। उन्होंने बोला यहाँ पोस्टमार्टम नहीं होगा, इसके बराबर में ईएसआई फरीदाबाद है, आपका पोस्टमार्टम वहाँ पर होगा। हम ये थर्सडे की बात है कि आपका पोस्टमार्टम वहाँ पर होगा। हमने बोला कि ठीक है जी, आप वहाँ बॉडी भेज दीजिए, हम वहाँ पोस्टमार्टम करवा लेते हैं। हमारी जो बॉडी थी वो मॉर्चरी से निकाल दी गई, ईएसआई हॉस्पिटल भेज दी गई। वहाँ मॉर्चरी वालों ने लेने को मना कर दिया। उन्होंने बोला पहले इसकी एमएलसी लेकर आओ तब हम लोग इसको लेंगे। इसी सब कामों में 2 घंटे तक बॉडी वहाँ सिटी हॉस्पिटल से निकलकर ईएसआई हॉस्पिटल की मॉर्चरी के बाहर रखी रही। हम उनसे गुहार लगाते रहे कि साहब आप इस बॉडी को अंदर ले लीजिए, इसकी हालत ख़राब है, बॉडी डीकम्पोज हो चुकी है बुरी तरीके से, आप इस बॉडी को अंदर ले लीजिए। उन्होंने बोला नहीं, जब तक एमएलसी नहीं होगी हम नहीं लेंगे। पुलिस ने फिर एमएलसी करवाई, जो भी उसमें प्रोसेस कागजी कार्रवाई करी, उसमें 2.5 से 3 घंटे का वक्त लग गया। सुबह हम यहाँ से 9 बजे के गए हुए थे, शाम को हम 6 बजे बॉडी लेकर वापसी आए और बॉडी सीधी कब्रस्तान गई। कब्रस्तान जाने के बाद जो रीति रिवाज थे
हमारे मुस्लिम धर्म के हिसाब से उसका उसमें सुपुर्द खाक किया गया बॉडी जनाजा की नमाज जी हुई। जी जी दिल्ली गेट कब्रिस्तान पे। दिल्ली गेट कब्रिस्तान में। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं, हमारे पे इतना पुलिस ने ये बोला कि आप कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप कहीं भीड़ नहीं लगाएंगे, किसी को बॉडी बताएंगे बताएंगे नहीं, बॉडी कहीं नहीं आप वो करेंगे, सीधा कब्रिस्तान लाएंगे और उसको यहाँ पर आप वो कर देंगे, सुपुर्द खाक कर चेहरा भी देंगे। नहीं देखने दिया पुलिस ने। चेहरा भी नहीं किसी, वो किसी चेहरा को नहीं, वालिद साहब नहीं, वालिद साहब ने भी नहीं देखा, उसकी बच्चे 4 साल का उसका मासूम बच्चा है, उसने भी चेहरा नहीं देखा, उसकी माँ ने चेहरा नहीं देखा, वाइफ ने चेहरा नहीं देखा, किसी ने चेहरा, उसके भाइयों ने उसका चेहरा नहीं देखा। पुलिस ने क्यों चेहरा नहीं देखने दिया किसी को? पुलिस ने चेहरा क्या नहीं देखने दिया, चेहरे की कंडीशन ऐसी थी ही नहीं कि कोई देख सके, बॉडी की कंडीशन नहीं थी। आप जानते हैं 4 दिन तक इतनी गर्मी के अंदर अगर बॉडी कहीं खुले मैदान में या जंगल में पड़ी रहेगी तो उसकी क्या हालत होगी, बॉडी के साथ क्या कंडीशन होगी बॉडी की। तो इस वजह से हम लोगों ने जब चेहरा देखा तो हमसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने खुद ही अपने घर वालों, इनके अरीब के घर वालों को और उसके भाइयों को और जो रिश्तेदार थे, यार दोस्त थे, उनको हमने खुद ही मना कर दिया कि आप लोग प्लीज़ चेहरा ना देखें, ना किसी को दिखाएं, आप इसको सुपुर्द खाक ऐसे ही कर दें। अभी केस की क्या सूरत हाल है, कहाँ है अभी इस केस की ये सूरत हाल है, हम ये चाहते हैं, सबसे पहले तो हमारी ये डिमांड है कि ये केस दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर किया जाए और इसकी जो जुडिशरी है वो दिल्ली के अंदर होनी चाहिए। फरीदाबाद पुलिस से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस ने हमारा पोस्टमार्टम में ही साथ नहीं दिया, तो वो केस की इन्वेस्टिगेशन में कैसे साथ देगी। अभी जो पुलिस है वो जो केस है वो आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर्ड है और जो मुजरिम है उनको 5 दिन की रिमांड पर पुलिस ने रिमांड लिया था, वो वहीं पर ही हैं। और इसके अंदर अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आगे कितने लोग हैं, क्या लोग हैं। आज अभी मेरी आईओ, जो इस केस की आईओ हैं, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि एक मुजरिम जो है वो अलीगढ़ का रहने वाला है और दूसरा मुजरिम फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, फिरोज़ाबाद का। तो अरीब की जो स्कूटी और फ़ोन है वो दोनों चीज़ आज रिकवर कर ली गई हैं। अरीब की जो स्कूटी थी वो फिरोज़ाबाद उत्तर प्रदेश से मिली है और जो फ़ोन है वो भी वहीं से ही बरामद हुआ है। पैसा भी 2.5 लाख रुपया था, सब ले लिया हाँ, उन्होंने। पैसा 2.5 से 3 लाख रुपए अरीब के पास था। उसने, राहुल प्रजापति ने बताया कि जो पैसा है उसने वो पैसा 60,000 रुपये अपने फादर को दिया, 30,000 रुपये उसने खुद अपने पास रखा, 11,000 रुपये उसने उस टेम्पो वाले को दिया जो फरीदाबाद से अलीगढ़ उसका सामान लेके टेम्पो गया वाले था। को भी पूरा पता था किसने मर्डर किया है, इसलिए भाग नहीं, रहे हैं। टेम्पो वाले ने ऐसा कुछ नहीं पता था, उसको ये बताया गया है कि हम यहाँ से मकान शिफ्ट कर रहे हैं, हम अपने ये गांव कहाँ जा का रहे रहने हैं। वाला था राहुल प्रजापति? राहुल प्रजापति जो है वो अलीगढ़ का रहने वाला था और जो इसके अंदर बाबू सन ऑफ अशोक कुमार है वो फिरोज़ाबाद का रहने वाला है और जो हर्ष तोमर है वो दिल्ली करावल नगर का रहने वाला है। तो दिल्ली पुलिस ने तो आपको सपोर्ट किया, लेकिन हरियाणा पुलिस से हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये केस जो है दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए और एक हमारी सरकार से ये भी मांग है कि प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब हैं, दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता की सरकार है। जिस तरीके से बीते दिनों उत्तम नगर में जो हादसा हुआ, आपने वहाँ पर देखा प्रशासन ने एक दिन भी नहीं लगाया बुलडोज़र की कार्रवाई करने पर। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे संभल में बुलडोज़र का एक्शन दबाकर प्रशासन ने किया, ऐसे ही ये बुलडोज़र कब पहुँचेगा राहुल प्रजापति, हर्ष तोमर और बाबू उर्फ अशोक कुमार के घर पर, उनकी कब कार्रवाई होगी, उनका एनकाउंटर कब होगा। अगर यहीं कोई मुसलमान होता तो उसका अब तक एनकाउंटर हो चुका होता। हालिया घटना आप गाज़ियाबाद की देखिए, जो हमला करने वाले थे, हालांकि वो शख्स मरा नहीं, अभी ज़िंदा है, मगर उसके बावजूद उनका एनकाउंटर कर दिया गया। अब हमारा तो भाई भी मर गया, वो चला गया, शहीद हो गया। उन लोगों ने अपने मुंह से कबूल ली इस बात को कि हमने उसको मारा, हमने उसके साथ ऐसा ऐसा किया। तो आखिर कब अब उनका एनकाउंटर होगा, उनके घरों पे वो बुलडोज़र कब पहुंचेगा? क्या उस बुलडोज़र का पेट्रोल ख़त्म हो गया जो बुलडोज़र उन लोगों के घर पे नहीं पहुंच रहा? एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है जो हरियाणा पुलिस की है, आदर्श नगर पुलिस स्टेशन की है। उसमें हरियाणा पुलिस के कोई सिपाही हैं जो कैमरे के पीछे हैं और सामने से मुजरिम आ रहे हैं और वो सिपाही पीछे से कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस रख, कुछ नहीं होगा। है ऐसी वीडियो? हाँ, ऐसी वीडियो है, मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ आपको वीडियो। उसमें पुलिस कह रही है मुजरिमों से कि आप कॉन्फिडेंस रख, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। जब पुलिस ही इस तरीके से मुजरिमों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, उनको मनोबल देगी, तो प्रदेश में और देश में तो जुर्म बढ़ेंगे, घटेंगे थोड़ी। और घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो सर, कॉन्फिडेंस रखो। और घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो सर, कॉन्फिडेंस रखो। और घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो सर, कॉन्फिडेंस रखो। आपने देखा इस वीडियो को, पुलिस मुजरिमों को सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि हौसला रखो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अरीब के भाई हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे भी मैं बातचीत करता हूं। और ये जो दरिंदगी है, जो बर्बरियत है, जो जुल्म है, इसने तमाम लिमिट को क्रॉस कर दिया है। और राजधानी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, 3 स्टेट का मामला है। ये मोहम्मद अरीब के भाई हैं। आपका नाम अदीब है? मेरा नाम क्या अदीब है, करते हैं अदीब आप?
मेरा मोबाइल का काम है, मैं ओप्पो कंपनी में जॉब करता हूँ, प्रमोटर, एज अ प्रमोटर। और अरीब भाई का क्या काम था? आरिफ भाई का काम था स्क्रैप का। वो कबाड़ियों के पास जाते थे, माल लेकर आते थे फरीदाबाद से, तो आना जाना उनका लगा रहता था वहीं पर ही। आपकी क्या डिमांड है, क्या मांग है आपके सरकार से, पुलिस से? हमारी डिमांड यही है कि जैसा हमारे भाई के साथ हुआ है वैसे ही उनके साथ हो, उन्हें फांसी पे लटकाया जाए, उनके साथ भी जुल्म करा जाए। जैसे उन्होंने दर्दनाक मौत दी हमारे भाई को, उसे कत्ल करा है, तो उसी तरह उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। शादी कब हुई थी भाई की? भाई की शादी को 5 साल हुए हैं और उनका 4 साल तक का बेटा है, एक छोटा ही बेटा है, उसे अभी कुछ पता नहीं है, वो भी चिड़चिड़ा हुआ है। मेरे याद कर रही है अपने पापा को, बार बार बोल रहा है कि मेरे पापा से मिलाओ, पापा को लाओ। अब हम कैसे उसे समझाएं? आपकी भाभी भी यही है? जी हमारी भाभी भी यही है, वो तो उनका बुरा हाल है, वो जब से कुछ खा ही नहीं रही हूँ। 7-8 दिन हो चुके हैं हमारे भाई को, वो अभी तक कुछ नहीं खा रही। मेरे साथ मोहम्मद रब्बानी भाई है जो इस पूरे वाक़या को देख रहे हैं, लगातार इनकी नज़र है। रब्बानी भाई, ये पूरा वाक़या कब हुआ, कब आपको पता चला और अब तक केस का स्टेटस क्या है? केस का स्टेटस 7 मार्च को अरीब अपने घर से निकले थे और शाम में परिवार वालों ने पूरे दिन परेशान होने के बाद, ढूंढने के बाद मिसिंग की रिपोर्ट कराई थी। उसके बाद हम लोगों को भी बताया था, हम पड़ोसी भी हैं और यहाँ न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं, तो हमने उसके बाद देखा कि अरीब मिसिंग है। हमने एक वीडियो पोस्ट किया कि अरीब को किसी तरह से ढूंढा जाए, तलाश की जाए। वही जो राजधानी दिल्ली में ख़बरें आ रही थी कि लोग गायब हो रहे हैं, उनको अगवा किया जा रहा है, उस तरह की चीज़ें थीं। लेकिन जब इसमें पुलिस CDR आने के बाद मिसिंग में जो अरीब का कॉल रिकॉर्डिंग था, तो उसमें देखा गया कि एक हर्ष तोमर सस्पेक्टेड था, उसको अरेस्ट किया करावल नगर दिल्ली से। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जो है इस मामले में कार्रवाई करते हुए जब हर्ष तोमर को पकड़ा और उससे फोर्सिबली पूछा कि आखिर क्या वजह है, कहाँ है आपका फ़ोन, तो वो कहता है मेरा फ़ोन किसी राहुल के पास है, राहुल प्रजापति, और वो इस वक्त जो है वहाँ पर है। और इस लड़के के बारे में सारी जानकारी आपको, अरीब के बारे में, राहुल प्रॉपर तरीके से बता सकता है। पुलिस ने पूछा राहुल कहाँ मिलेगा, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में, बताया कि वो वहाँ मिलेगा। पुलिस वहाँ पहुँची तो वहाँ से राहुल पहले ही मकान किराए का जो था उसको छोड़कर फरार हो गया था। ये और सारी तो है हाँ, खबर। तो ये सब हुआ क्यों? क्या सच में सिर्फ पैसे का झगड़ा था या कोई और वजह? क्योंकि पुराना रिश्ता था राहुल से, तो क्या पहले भी कभी कुछ लड़ाई हुई थी? नहीं, इस तरह की चीज़ें अभी तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन में भी सामने नहीं आई हैं कि उसका कोई पुराना लेन देन था। लेकिन 1-2 दिन पहले ये पूरा मामला शुरू हुआ था। इंसानियत का कत्ल बड़ी हैवानियत के साथ किया गया है। अरीब ने भरोसा जताया राहुल प्रजापति पर और हर्ष तोमर पर कि शायद इंसानियत के नाते जिस तरह से जो काम कारोबार ईमानदारी से होता है उस तरीके से अरीब वहाँ पहुँचे, इंसानियत के नाते, बिज़नेस करने के नाते। लेकिन वहाँ बड़ी हैवानियत से इस कत्ल को अंजाम दिया गया। सिर्फ कत्ल नहीं है, जो तमाम हदें थीं कत्ल करने की वो तमाम पार की गई। कि पहले गर्दन पे उसको पीछे बैठकर उसके धोखे से गर्दन पे छुरी मारी गई, फिर बदन के दोनों हिस्सों में छुरियाँ, चाकू मारे गए, उसके बाद पत्थर वगैरह से उसको जो है दबाने की कोशिश की गई और उसके बाद पूरे बदन को जो है वो बॉडी को जंगलों में फेंक कर आग लगा दी। तमाम हदों को पार किया गया और हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस ने इस मामले को क्रैक किया। लेकिन हरियाणा पुलिस इस मामले में मुझे ज़रा सी भी कि मुझे लगता हो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में या त्वरित कार्रवाई करती। इतना बड़ा ये मामला था, मीडिया में भी आ चुका था, लेकिन हरियाणा पुलिस बहुत मामूली सी नज़र आ रही थी। और जब हम जिस दिन पहुँचे थे वहाँ, अरीब की बॉडी जिस दिन मिली उसके अगले दिन, जब अरेस्टिंग पर्सनस को जो है वीडियो उनकी बनाई जा रही थी मीडिया को देने के लिए, तो उसमें एक पुलिस वाला पीछे से ये कह दे रहा है कि कॉन्फिडेंस में रहे छोरे, घबराने की बात नहीं है। तो वही है, परिवार को भी इन्वेस्टिगेशन पर हरियाणा पुलिस की और हरियाणा पुलिस पर, बल्लभगढ़ पुलिस पर किस तरह से भरोसा करना है और परिवार के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो वो एक सारी चीज़ें हैं। इसमें 2 ही अरेस्टिंग हैं, जबकि हमारा मानना ये है कि हर्ष तोमर भी इसमें बराबर का शामिल है और अलावा इसके कई और लोग इसमें शामिल हैं। और इसमें ये पैसों का मामला नहीं है। मीडिया ने ये चला दिया, कुछ लोगों ने, कुछ पोर्टल्स ने ये चलाया कि पैसों का डिस्प्यूट था, लेन देन का डिस्प्यूट था, लेकिन ये पैसों का नहीं है। पैसों के लिए इतनी बर्बरियत कोई नहीं करता है। बहुत पहले मामलों में पैसा हमने मांग देखा लेता, है। बोलता है पैसा, गर्दन हाँ। पर चाकू रख के बोलता पैसा दो वरना मार देंगे। मामूली चोट मारी, बेहोश किया, भाग गए, फरार हो गए। लेकिन उन्होंने अरीब को जान से मारने के बाद जो उसके साथ हैवानियत दिखाई है वो अपने आप में बता रही। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी मालूम हुआ, वहाँ मैं इसको ऑफिशियली नहीं कहूँगा कि ऑफिशियली बताया गया, लेकिन ये बात मालूम हुई कि अरीब वहाँ उस वक्त जब उसके गर्दन पे वार किया गया, उसके पेट में मारा गया, तो वो ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ रहा था। शायद अरीब को इसीलिए मार दिया गया, मुझे लगता है कि अरीब
क्योंकि उसका नाम अरीब था, वो अंकित उसका नाम नहीं था या कोई और उसका नाम नहीं था। इसीलिए इतनी हैवानियत बर्बरियत की गई है, लूट भी लिया गया, एक माँ का लाल उससे छीन लिया, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप का लाल छीन लिया। 4 साल का बच्चा, जब 10 अप्रैल को ये बात सामने आई तो अब्दुल हादी के वालिद से, मैं अरीब के वालिद के पास यहीं गली में उनको हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था कि इंशाल्लाह हम आज सीनियर अधिकारियों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। लेकिन इतनी देर में मैं देखता हूँ कि अरीब का जो 4 साल का नन्हा बेटा है और अरीब की बीवी तस्मिया, दोनों जो हैं वो रोते हुए बाहर आए और उनका बेटा मुझसे कहने लगा कि चाचू मेरे पापा को वापस ले आइए। लेकिन हैवानियत की तमाम हदें इस पूरे मामले में जो है वो पार की गई हैं। बिल्कुल, ये क्राइम का या बर्बरियत का सबसे बड़ा मामला है। मैंने बेशुमार ऐसी ख़बरें कवर की है, ऐसी रिपोर्ट मैंने आपको बताई है जिसमें किसी को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है। लेकिन ये जो क्राइम का मामला है, बर्बरियत का मामला है, तमाम लिमिट को इसने क्रॉस कर रखा है कि 2 दरिंदों ने, जिसमें से एक का नाम है राहुल प्रजापति, दूसरे का नाम है अशोक कुछ, और इन दोनों ने मिल कर के मोहम्मद अरीब को चलती स्कूटी पर पहले चाकू से मारा, उसके बाद उसके बदन के हिस्से को काटा, फिर उसके बाद उसको उसने जंगल में घसीटा, फिर उसकी पूरी बॉडी को उसने पेट्रोल डालकर जला दिया। तो बर्बरियत का ये जो मामला है इसको बयान नहीं किया जा सकता है, और साफ पता चल रहा है कि इस केस में, इस दरिंदगी में सिर्फ ये 2 नहीं है बल्कि और भी कई लोग हैं, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस पर तो घर वालों को विश्वास भी है, भरोसा भी है, शुरू में इन लोगों ने पूरा सपोर्ट भी किया उसको तलाश करने में, लेकिन हरियाणा पुलिस पर ज़रा बराबर भरोसा नहीं रह गया है और डिमांड है, मांग है कि इस केस को हरियाणा से दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए। इंसाफ की इस लड़ाई में आप सभी को साथ देना होगा, इस फैमिली का, इस परिवार का, ताकि ऐसे जालिम, ऐसे बदबख्त जेल की कोठरी में सड़े, इनको तख्ते-ए-दार पर लटकाया जाए और आइंदा कत्ल का इस तरह का कोई और मामला सामने ना आए। ग्राउंड ज़ीरो से मैंने आपको पूरी सच्चाई बताने की कोशिश की है। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर ख़बरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम ख़बरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है, इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा, मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।